हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आपका जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का ईसीजी, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स के नाम से जानते हैं। ईसीजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मान करके चलिए कि सर ये ईसीजी का 10 क्वेश्चंस अगर आपने समझ करके सॉल्व कर लिया ना, तो ईसीजी का कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं छूटने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, सोच समझ करके आंसर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन एक्सप्लेनेशंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द पीआर इंटरवल ऑन ईसीजी। ईसीजी में जो पीआर का इंटरवल है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है? तो सर पीआर इंटरवल होता क्या है, सबसे पहले उसको एक बार देख लेते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और थोड़ा सा हम यहां पर उनको समझते हैं। तो आपने ईसीजी में कुछ इस टाइप से आपने पढ़ा होगा कि सर ये हमारा ईसीजी है, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा ईसीजी है। कुछ इस टाइप से आपने ईसीजी को क्या किया होगा जी, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, ठीक है ना। ये सर हमारा क्या है, तो सर इसे हम पी वेव के नाम से जानते हैं। सर ये हमारा क्यू वेव है, ये हमारा सर आर है, आपका क्यू आर है, ये सर हमारा एस है, और ये हमारा सर टी वेव है। यही है ना, ये आपके क्या है, अलग अलग वेव हैं। ये भी आपको मालूम होगा सर कि पी वेव क्या करता है, तो सर ये एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी जो आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी डिपोलराइजेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यू जो है वो आपको क्या करता है, तो सर क्यू आर और एस ये आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके जो चैम्बर्स हैं हार्ट में, उनमें जब डिपोलराइजेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको क्यू आर एस वेव से हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। और जो टी वेव होता है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल में जब डायलेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये एक सिंपल सा पॉइंट है। और सर इन सभी में यानी ये जो आपका ड्यूरेशन है, अगर मैं इन ड्यूरेशंस की बात करूं जहां से पी और टी वेव स्टार्ट होते हैं, तो सर 0.8 सेकेंड, यही है ना, 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट होते हैं। और यही 0.8 सेकेंड को तो सर हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो सर इसको कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है, हार्ट रेट के नाम से जाना जाता है, हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है। ये सब पॉइंट आप लोगों ने यहां पर क्या किया होगा, डिस्कस क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सर पी आर इंटरवल क्या है। पी आर इंटरवल यानी सर इसकी बात हो रही है, ये जो इंटरवल है, पहली इंटरवल देखिए, वैसे ना पी क्यू इंटरवल होता है। पहली इंटरवल कहां पर है, तो देखिए मैं अगर बात करूं तो सर यहां से लेकर के यहां, इंटरवल का मतलब है कि लाइन जो आपका लीनियर कहां से जा रहा है, लीनियर लाइन कहां से जा रहा है, ठीक है ना। यानी देखिए यहां पर ये बिल्कुल लीनियर लाइन है, ये तो डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है, और यहां से सर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन शुरू हो गया। तो ये जो लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटरवल, कि ये सर पहला इंटरवल है। ये क्या है जी, फर्स्ट इंटरवल है। तो आप कहोगे सर फर्स्ट इंटरवल पी और क्यू के बीच में है, तो आर क्यों रखा गया, तो बस अपनी कन्वीनियंस के लिए। आपके फ्रेंड का नाम मान के चलिए जितेंद्र है, इनकेस मान के चलिए कि आपके फ्रेंड का नाम जितेंद्र है, और आपने अपनी कन्वीनियंट के लिए उनको क्या कह दिया, जीतू, जीतू भाई इधर आ, जीतू भाई इधर आ, आपने खुद ही बोलना शुरू कर दिया जीतू। तो यहां पर भी कन्वीनियंट है, पी क्यू वेव या पी क्यू सेगमेंट ना कह के हमने पी आर सेगमेंट कह दिया। पी आर सेगमेंट कहने में सर अच्छा लगता है, यही है पी क्यू सेगमेंट होता है। एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए, पी क्यू सेगमेंट होना चाहिए, लेकिन सर अच्छा नहीं लगता है बोलने में, या थोड़ा सा टंग ट्विस्ट कर जाता है, दैट्स वाई इसको बोलना शुरू कर दिया गया पी आर सेगमेंट। क्लियर हो गया। तो सर पी आर सेगमेंट मतलब इस इंटरवल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इस इंटरवल की। और ये इंटरवल का आपको टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि बताइए कितना टाइम है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सर पी क्यू सेगमेंट एक्चुअली में होता है, लेकिन सर कन्वीनियंट के लिए हम इसको पी आर सेगमेंट कहते हैं। और दूसरा आपका क्यू टी सेगमेंट, यही है ना। तो सुनिए पी आर सेगमेंट का इंटरवल, अब बताइए 0.06 नहीं सर, 0.122 0.20, बिल्कुल सही, 0.122
0.20 ये आपका क्या है जी, ये आपका सर ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ रिकॉल भी हुआ होगा, कुछ पुरानी चीजें आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ईसीजी, तो वो आपको रिकॉल भी हुआ होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपली टू शॉर्ट अगर आपको याद रखना है, टू शॉर्ट कुड इंडिकेट जंक्शनल रिदम। अगर बहुत ज्यादा ये जो आपका जो ड्यूरेशन है 0.12 टू 0.20 सेकंड से अगर कम हो आपका पीआर सेगमेंट, इसमें जंक्शनल रिदम है। रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड एपिनोडल डिले, यानी आर्टरी आपका डिपोलराइज हो गया, उसके बारे में है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिया गया है जी। टॉल पीक टी वेव आर कॉमनली सीन इन, अगर कहीं पर किसी की बॉडी में ईसीजी में वैसे सबसे लॉन्ग यानी टॉल जो होता है वो आपका आर वेव होता है, लेकिन अगर किन्हीं में टी वेव जो है वो सर वो टॉल है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर अगर टॉल है टी वेव, कौन सा वेव, टी वेव, तो क्या बताता है, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। देखिए हाइपोकैलीमिया का मतलब है पोटासियम का लेवल कम होना, और पोटासियम का लेवल कम होना, हाइपरकैलीमिया पोटासियम का लेवल बढ़ना, हाइपरकैल्सीमिया कैल्शियम का लेवल बढ़ना, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम का लेवल कम होना, ठीक है ना। तो सर अगर टी वेव ज्यादा है, याद रखिएगा अगर टी वेव ज्यादा है इट मींस हाइपरकैलीमिया है, पोटासियम यानी इंट्रासेलुलर पोटासियम का लेवल बढ़ा हुआ है, सेल के अंदर पोटासियम का लेवल बढ़ा हुआ है, इसीलिए टी वेव, सर टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकल वाले चैम्बर में रिलैक्सेशन हो रही है। तो अगर टी वेव बहुत बड़ा है यानी कि वहां पर सर प्रॉब्लम्स हुई है रिलैक्सेशन में, यानी हाइपरकैलीमिया हो रखा है, पोटासियम बाहर जा नहीं रहा है, पोटासियम अंदर ही है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हाइपोकैलीमिया आपको अगर होता है आपकी बॉडी में तो टी वेव बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा यानी फ्लैट हो जाएगा। टॉल अगर टी वेव है तो आपको हाइपरकैलीमिया इंडिकेट कर रहा है जी, ठीक है ना। ये छोटा सा पॉइंट है, ये जो टी वेव है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर देखिए नॉर्मल टी वेव ये है, लेकिन यहां पर देखिए टी वेव बिल्कुल हाई हो चुका है, क्यू से भी बड़ा हो चुका है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटासियम लेवल क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, रीपोलराइजेशन में अबनॉर्मलिटीज आ चुकी है, ठीक है ना। रीपोलराइजेशन में क्या आ चुकी है, अबनॉर्मलिटीज आ चुकी है, रीपोलराइजेशन यानी जो वेंट्रिकल का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका वीक हो चुका है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एसटी सेगमेंट। अब एसटी सेगमेंट का मतलब क्या, पी क्यू आर एस, एस टी सेगमेंट, एक पी आर सेगमेंट है, एक आपका एस टी सेगमेंट है, ठीक है ना, एक आपका क्या है एस टी सेगमेंट। तो एस और टी के बीच में एस क्या हुआ, जहां पर एट्रियल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन लास्ट हुआ था। मैं सिंपली अभी बताया था ना आपको सर, ये जो मैंने आपको बताया था कि सर ये पी वेव है, ये आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन है ना सर, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन है, ये आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, अब सर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो गया। तो सर ये जो आपका ये आपका क्या है, एस है और ये आपका टी है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो इंटरवल है इसकी बात कह रहा है, ये एस टी सेगमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, एस टी सेगमेंट। ये आपका कौन सा सेगमेंट है, तो सर ये पी आर सेगमेंट है। समझ में आ गया ना। तो इस बार क्वेश्चन एसटी सेगमेंट से पूछा गया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ना डायग्राम से समझना है। तो सर एसटी सेगमेंट एलिवेशन, अगर ये एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है इसका मतलब होता है कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है। ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे मायोजेनिक नेचर का मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं हार्ट के अंदर में, सर उनमें क्या हो चुका है, इन्फॉक्शन हो चुका है। इन्फॉक्शन का मतलब होता है डेड होना। कुछ वर्ड होता है जैसे कार्डियक इस्चीमिया यानी हार्ट के अंदर ब्लड की इनसफिशियंसी होना, मायोकार्डियल इस्चीमिया यानी मायोकार्डियल टिश्यू में क्या होना भाई, तो सर ब्लड की इनसफिशियंसी होना, और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी कि आपके मायोकार्डियल टिश्यूज में का डेथ होना या उसके सेल का मरना, ये क्या कहलाता है जी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहलाता है। और यही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होगा जब एसटी सेगमेंट क्या होंगे जी, एलिवेटेड होंगे, बड़े होंगे यानी ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। उस केस में आपको याद रखना है कि मायोकार्डियल आपका क्या है जी, इन्फॉक्शन है।
तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम से चीजें समझ में आ रही है कि सर ये पी आर इंटरवल है, ये आपका क्या है जी, पी आर इंटरवल, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये आपका जो एच टी सेगमेंट है, एच टी इंटरवल है जी, इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। Cause U wave and T wave changes ST elevation is a hallmark of the acute myocardial। ST में अगर एलिवेशन हुआ है तो ये सर बिल्कुल हॉलमार्क है, बिल्कुल याद रखिए कि सर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज करता ही करता है। और QT इंटरवल तो आपको मालूम होगा कि सर ये क्या करता है, तो सर ये बेसिकली आपका टॉर्सिड डी पॉइंट कॉज करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ये सब वर्ड सुने होंगे, यानी एट्रियम वाले रीजन में। जब आपने अरिदमिया पढ़ा होगा ईसीजी के बेस पर, आप लोगों ने पैथोलॉजिकल कंडीशंस में अरिदमिया पढ़ा होगा, तो अरिदमिया में आपने पढ़ा होगा ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब 60 बीट पर मिनट हो जाए, यानी कि बिलो द 60 हार्ट रेट पर मिनट हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है। टेकिकार्डिया का मतलब आपका 90 से एबव हार्ट रेट हो जाए पर मिनट, तो वो टेकिकार्डिया है। ऐसे ही एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ा होगा कि एट्रियल वाले रीजन में क्या होना भाई, एरिथमिया होना, यानी रिदम का डिस्टर्बेंस होना। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया आपने पढ़ा हुआ कि वेंट्रिकुलर रीजन्स में एरिथमिया होना। तो एट्रियल फिब्रिलेशंस का मतलब क्या है, रेगुलर रिदम एंड पी वेव्स, नो पी वेव एंड रेगुलर इरेगुलर रिदम, सॉटूथ पी वेव या वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या होगा करेक्ट आंसर, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या है जी। तो सर एट्रियल फिब्रिलेशन का सिंपल मतलब आपको अगर देखा जाए तो यहां पर रेगुलर रिदम एंड पी वेव्स में अगर आप देखेंगे तो नो पी वेव्स एंड इरेगुलर रिदम आपको देखने को मिले। पी वेव बिल्कुल आपका क्या हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन में खत्म हो गया है, ठीक है ना। और इरेगुलर रिदम आपको होगा, इरेगुलरली इरेगुलर क्या होगा, रिदम आपको देखना। तो पी वेव इरेगुलर हो जाएगा या नहीं होगा, और आपका रिदम में डिस्टरबेंस होगा एट्रियल फिब्रिलेशंस के केस में। तो आपको याद रखना है, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो कॉर्टिक एट्रियल एक्टिविटी, नो डिफाइंड पी वेव्स, यहाँ पर आपको देखेंगे तो पी वेव्स बिल्कुल क्या हो चुका है, बिल्कुल डेड टाइप का हो चुका है। इस टाइप को आपको देखने को मिलते हैं कि पी वेव बिल्कुल डेड टाइप के हो चुके हैं, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, एब्सेंट हो जाएगा पी वेव। देखिए यहाँ पर एब्सेंट है, यानी जब एट्रियल फिब्रिलेशंस होता है तो पी वेव आपका क्या है, टोटली एब्सेंट है। नॉर्मली ये पी वेव है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पी वेव है ही नहीं, तो कभी कभी ईसीजी के डायग्राम्स भी दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पी वेव बिल्कुल एब्सेंट है, इसका मतलब है सर एट्रियल फिब्रिलेशंस आपको हुआ। और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल कैन प्रीडिस्पोज, बताइए अगर क्यूटी इंटरवल बढ़ेगा, क्यूटी जो इंटरवल है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसे हम सर क्या कहेंगे, साइनस टेकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक या टॉर्सिड डी पॉइंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है तो सर 100% टॉर्सिड डी पॉइंट है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, करेक्ट है जी। क्यूटी इंटरवल याद रखिएगा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है, क्यू और टी में प्रोलॉन्गेशन होता है तो टॉर्सिड डी पॉइंट होता है। और ये टॉर्सिड डी पॉइंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ थ्रेटनिंग है, जान जा सकती है पेशेंट का स्टूडेंट, ठीक है। Which wave correspond to atrial depolarization? एट्रियल डिपोलराइजेशन को कौन बताता है जी, कौन सा वेव? अभी स्टार्टिंग में ही, आज वाली ही स्टार्टिंग क्लास में ही मैंने बताया है कि सर पी वेव जो होता है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को, क्यू आर एस जो है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, और जो टी वेव होता है वो सर आपके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन पी वेव यहाँ पर क्या है जी, करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन है, ये आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, और आपका ये जो है रिपोलराइजेशन शो करता है किसका, वेंट्रिकुलर एरिया का। एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं दिखाए जाते हैं ईसीजी में, ठीक है ना। उसका रीजन है कि जब एट्रियल रिपोलराइजेशन हो रहा होता है उस केस में वेंट्रिकल रीजन क्या हो रखा होता है, डिपोलराइज हो रहा होता है, और डिपोलराइजेशन ज्यादा फास्ट होता है, यानी ज्यादा फोर्सफुल यानी पावरफुल होता है। दैट्स वाई आपको रिपोलराइजेशन वहां पर देखने को नहीं मिलता है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस केस में, टी वेव, पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात की जाए तो सर क्यू आर एस को रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, तो क्यू आर एस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन।
पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इतना ही तो याद करना होता है सर। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। फिर से डायग्राम, पी वेव में देखिए आपका क्या है, तो सर ये आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन, ये क्यू आर एस, ये तीनों मिलकर के क्या इंडिकेट करते हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और ये आपका टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्स होना, डायलेट होना, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना। चलिए, तो ब्रैडीकार्डिया इज डिफाइंड एज अ हार्ट रेट बिलो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एरिथमिया ईसीजी के बेस पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ब्रैडीकार्डिया, टेकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशंस एंड आपने पढ़ा होगा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो वेंट्रिकुलर वाले चैम्बर में प्रॉब्लम्स हुई तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया, अगर एट्रियल वाले में प्रॉब्लम हो रही तो एट्रियल फिब्रिलेशंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका हार्ट रेट 90 से अबव हो गया पर मिनट, 90 हार्ट रेट पर मिनट हो गया, अबव देन 90 हार्ट रेट पर मिनट, तो वो सर टेकीकार्डिया कहलाता है। और अगर आपका हार्ट रेट 60 हार्ट रेट बिलो देन 60 हार्ट रेट पर मिनट हो गया तो सर वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। तो ब्रेडिकार्डिया क्या हो जाएगा, 60 जो आपका हार्ट बीट है पर मिनट अगर हो जाए वो आपका क्या कहलाता है जी, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। तो सिंपली आपको ब्रेडिकार्डियास का मतलब क्या है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए साइनस ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 आपका है, साइनस रिदम ये नॉर्मल 60 to 100 है। 60 to 100 हमारा हार्ट रेट क्या होता है जी, काम करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, यानी कभी 60 या कभी आपका 100 तक मैक्सिमम जाता है या 90 तक जाता है। और आपका ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट आपको हार्ट क्या करता है, बीट करता है। 60 से बिलो ब्रेडिकार्डिया, 90 से अबव आपका या 100 से अबव आपका क्या होता है जी, टेकीकार्डिया होता है। इन सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक मोविट्ज टाइप 1 द ईसीजी शो, अगर सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक हुआ हो, यानी जो एबी कंडक्शन है वो ब्लॉक हो चुका हो, है ना, आपने पढ़ा होगा एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक है तो उस केस में आपके ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फिक्स्ड पीआर विद द ड्रॉप क्यूआरएस, यानी पीआर जो सेगमेंट है वो फिक्स हो जाएगा और क्यूआरएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या प्रोग्रेसिव पीआर लेंथनिंग विद द ड्रॉपलेट बिट, या सर रेगुलर पी वेव होगा और वाइड क्यूआरएस होंगे, या सर नो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यूआरएस। क्या होगा जी, अगर आपका एबी ब्लॉक सेकेंड डिग्री ब्लॉक हो चुका है तो उस केस में, यानी अलग अलग एबी का ब्लॉकेज होता है स्टूडेंट, और उस केस में प्रोग्रेसिव पीआर लेंथनिंग होगा, यानी पीआर लेंथ बढ़ेगा और आपका बीट जो है वो सर ड्रॉप होगा, कम होगा। ये आपको देखने को मिलेगा जब आपको सेकंड डिग्री एबी ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। तो ये पीआर इंटरवल्स आपको दिखाया जा रहा है जो आपको क्या होंगे जी, लॉन्गर होंगे, थोड़ा सा उनका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएंगे अनटिल द बीट ड्रॉप, यानी ड्रॉप होने के पहले तक उसका ड्यूरेशन बढ़ चुका रहता है जी, ठीक है ना। ये आपको टाइप 2 में देखने को मिलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच कंडक्शंस में शो अ सॉटूथ पैटर्न ऑफ फ्लटर वेव, सॉटूथ पैटर्न, टूथ जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, ऐसा पैटर्न, ठीक है ना। ये किस में देखने को मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, साइनस टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी ईसीजी में सर अगर आपसे पूछा जाएगा सॉटूथ पैटर्न जो आपका है फ्लटर वो किस में देखने को मिलता है, इनमें से कौन से कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट एट्रियल फ्लटर। देखिए ना, पैटर्न ऑफ फ्लटर कहा जा रहा है तो एट्रियल फ्लटर है, सॉटूथ पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये सॉटूथ पैटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बिल्कुल टूथ की तरह, ठीक है ना। तो फ्लटर वेव्स अपीयर सॉटूथ लाइक स्पेशली इन लीड टू, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर इरेगुलर वेव्स लाइन है, नो डिफाइंड वेव्स है, सो नॉर्मल पी वेव्स एंड फास्ट रिदम, ये सब आपको दिया गया है। तो फ्लटर वेव्स बेसिकली सॉटूथ की तरह आपको दिखाई देंगे। ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपके हर एक नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो, स्टाफ नर्सेस का हो, सीनेट हो, आरपी हो, हर एक एग्जाम्स के लिए ईसीजी से ये 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कंसेप्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन सर इनका टर्मिनोलॉजी चेंज किया जाए, क्वेश्चन पूछने का तरीका में बदलाव किया जाए, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है कि पी वेव क्या है, क्यूआरएस क्या है, टी वेव क्या है, या ये पी आर इंटरवल क्या है, आपका एस टी सेगमेंट क्या है, क्यू आर इंटरवल क्या है, क्यू टी सेगमेंट्स क्या हैं, किस में सॉटूथ पैटर्न्स बनेंगे, किस में पी वेव लॉन्ग हो जाएगा, किस केस में टी वेव शॉर्ट हो जाएंगे, किस वेव में आपका
टी वेव लॉन्ग होगा तो क्या देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं ईसीजी से रिलेटेड जो आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ करके, तो डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चंस हर एक नर्सिंग एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। हमारी इसी चैनल पे जीडीसी नर्सिंग चैनल जो कि ऑफिशियली नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, हमारी टीम्स की तरफ से थियरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सारी क्लासेस रेगुलर वे में लग रहे हैं। आप अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स से इस चैनल्स के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन, नर्सिंग का हर एक सॉल्यूशन, इवन मैं खुद ही आपको एनाटॉमी लेकर के आऊंगा और यहाँ पर एनाटॉमी आपको डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे से थियरी क्लासेस लग भी रही है, उनको जरूर देखिए, उनको जरूर प्रमोट कीजिए। आपकी सारी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।